Welcome to our channel Educatory Inspire Greatness. Guys, this is Nikita Agrawal. Today's our topic of discussion is reproduction in organisms class 12 lecture 3rd. अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके डिफरेंट मोड्स को स्टडी किया था, जिसमें से हमने फिजन को कम्प्लीटली कवर किया था और आज हम रेस्ट मोड ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज प्लाज्मोटोमी. व्हाट इज प्लाज्मोटोमी? प्लाज्मोटोमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल मीन्स वो सेल जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं. और ये सेल जब डिवाइड होती है तो ये अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को, या हम क्या कह सकते हैं कि अपनी जैसी डॉटर सेल को फॉर्म करती है. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या दिया गया है? ओपेलाइना. अब हम थर्ड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, दैट इज़ बडिंग. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा. तो बडिंग में होता क्या है? बडिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है उस पेरेंट बॉडी से एक छोटी सी आउटग्रोथ अराइज होती है, और ये जो आउटग्रोथ है इसी को हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं. और जब ये बड पेरेंट की बॉडी से डीअटैच हो जाती है तो जो आपकी डीअटैच बॉडी है, या हम क्या कह सकते हैं बड है, वो क्या करती है? न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करती है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? बडिंग. तो यहाँ पर गाइस एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो बड है वो पेरेंट बॉडी से क्या हो रही है? डीअटैच्ड हो रही है. तो इस तरीके की जो बडिंग है जिसमें क्या है कि जो बड है वो बॉडी से एक तो बाहर फॉर्म हो रही है और साथ ही में क्या हो रही है? बॉडी से डीअटैच हो रही है. तो इस तरीके की बडिंग को हम क्या कहते हैं? एक्सोजिनस बडिंग कहते हैं. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका? हाइड्रा में आपने देखा होगा कि जो बड होती है वो बॉडी से बाहर फॉर्म होती है. इमेज में भी आपको दिखाया गया है. बट गाइस कभी कभी क्या होता है कि ये जो बड है वो अराइज तो पेरेंट बॉडी के बाहर होती है, लेकिन वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट नहीं होती, जैसा कि हमने किसके केस में देखा था? हाइड्रा के केस में देखा था. बल्कि यहाँ पर क्या होता है कि जो बड है वो क्या करती है? जो पेरेंट बॉडी है उसी के साथ में उसी के ऊपर ग्रो करती है और क्या फॉर्म करती है? कॉलोनी फॉर्म करती है. जैसा कि हमने किस में देखा है? ओबेलिया में. आप लोग इमेज देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा. तो ये तो बात हुई थी एक्सोजिनस बडिंग की. नेक्स्ट वन इज एंडोजिनस बडिंग. इन एंडोजिनस बडिंग जो पेरेंट बॉडी है वो क्या करती है? एक सेल मास फॉर्म करती है, और ये जो सेल मास होता है वो चारों तरफ से क्या करता है? एक ओपेक ट्रांसपेरेंट से कवर से क्या रहता है? कवर रहता है. और जब क्या होता है? फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जो कवर होता है ये क्या करता है? रप्चर हो जाता है. जो आपके सेल मास है जिनको आप क्या कहते हो? गैम्यूल्स कहते हो. तो ये जो गैम्यूल्स हैं ये क्या करते हैं? पेरेंट बॉडी के बाहर आ जाते हैं और अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करते हैं. तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो बडिंग हो रही है वो क्या कर रही है? पेरेंट बॉडी के अंदर हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? एंडोजिनस बडिंग कहते हैं. So guys, our fourth mode of asexual reproduction is vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली आपको किस में मिलेगा? प्लांट्स में मिलेगा. जितने भी प्लांट्स हैं उनमें जो मोस्टली है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही पाया जाता है. तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसको परफॉर्म कराने के लिए कुछ क्या होती हैं? स्पेशल टाइप की वेजिटेटिव यूनिट्स पाई जाती हैं, जिनको हम और क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी कहते हैं. और ये जो प्रोपेग्यूल्स हैं इनमें टेंडेंसी है कि ये अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग को फॉर्म कर सकती हैं. ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस हैं या ये जो आपका वेजिटेटिव यूनिट्स हैं ये क्या क्या हो सकती हैं? तो आपने देखा होगा आई इन पोटैटो.
हमने अपने घरों में बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जब हम आलू को बहुत दिन के लिए रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटी छोटी सी बर्ड्स निकल आती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं, या फिर कहीं कहीं पर आपने क्या सुना होगा, टबर। तो क्या होता है कि ये जो टबर है या ये जो आई है, जब ये पोटैटो से डी अटैच हो जाती है तो ये न्यू पोटैटो को फॉर्म करने की टेंडेंसी रखती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्यों? क्योंकि पेरेंट बॉडी से ही ये पोटैटो क्या करेगा, फॉर्म होगा। एंड द सेकेंड वन इज दैट इज योर राइजोम। राइजोम क्या है? राइजोम बेसिकली वो स्टेम होती है जिसका जो अपर बड है, ठीक है, जो बड है वो कहाँ पर लोकेटेड रहेगी, ऊपर की साइड प्रेजेंट रहेगी। और साथ ही में क्या होता है, इसमें जो फूड होता है उसको स्टोर करने की टेंडेंसी होती है कि जब कभी भी इसको ज़रूरत पड़ेगी खाने की तो ये क्या करेगा, जो अपना स्टोर फूड है उससे अपना खाना ले लेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका, जिंजर। जिंजर में आपने राइजोम को देखा होगा। सो गाइस, नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज रनर्स। रनर्स जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि रनर्स मतलब जो रन करते हैं। रन किसके साथ करते हैं, लैंड के साथ। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो लैंड के संग क्या करते हैं, रन करते हैं। और जब वो लैंड के साथ रन करते हैं तो उनमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है नोड और एक होता है इंटरनोड। तो जो नोड होता है उस नोड से कुछ प्रोपेगेशंस फॉर्म होती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। और ये रूट बेसिकली कौन सी होती हैं, आपकी एरियल रूट होती हैं। और ये जो रूट हैं यही न्यू प्लांट को फॉर्म करती हैं, और इसी को कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है गाइस, ग्रासेस। जितनी भी ग्रासेस हैं उनमें इसी तरीके से होता है। आपने सुना होगा दूब घास, तो उसमें इसी तरीके से प्रोपेगेशन होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, दैट इज ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस को हम क्या कहते हैं, खट्टी बूटी कहते हैं। तो उसमें भी रनर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑफसेट। ऑफसेट, ऑफसेट समवन रिजेंबल करता है किसको, रनर्स को ही करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो इंटरनोड होता है उससे एक लंबा रनर निकलता है, और ये जो रनर होता है यही क्या करता है, आगे जाके न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ को हम आगे अभी स्टडी करेंगे क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, ठीक। नेक्स्ट इज बल्ब। बल्ब, बल्ब क्या है, बल्ब आप सभी ने देखा होगा, जो ओनियन है उसको, उसी में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो किस टाइप की होती है, बल्ब टाइप की होती है। बल्ब में क्या होता है कि जो स्टेम होती है बेसिकली वो क्या करती है, वो थोड़े रिड्यूस हो जाती है। और जब वो रिड्यूस हो जाती है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी आउटग्रोथ प्रेजेंट होती हैं जो निकलने लगती हैं। और ये जो आउटग्रोथ है इन्हीं में टेंडेंसी होती है कि ये नए प्लांट को फॉर्म कर सकें। और इसका सबसे बड़े एग्जाम्पल क्या है गाइस, ओनियन, या फिर आपने देखा होगा गार्लिक। तो जितने भी आपका ओनियन है, गार्लिक है, इनमें क्या पाए जाते हैं, बल्ब पाए जाते हैं। गाइस, मैंने लास्ट स्लाइड में आप लोगों को बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है दैट इज योर वाटर हाइसिंथ, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। हेयर इज दिस। तो हमको क्या है कि जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है नीट में कई बार कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। सो गाइस, टेरर ऑफ बंगाल दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ। जो आपका वाटर हाइसिंथ है इसी को हम क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। अब इसको क्यों कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, अब हम उसको स्टडी करेंगे। इसके पीछे गाइस क्या है, एक स्टोरी है। ऐसा कहा जाता है कि जो इंडिया है, इंडिया में ये प्लांट पहले नहीं था। ये कहाँ था आपका, अदर कंट्री में था। बट ये जो प्लांट था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जिसकी वजह से इसे जो आपकी अदर कंट्री है वहाँ से इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया। और इंडिया में भी कहाँ इंट्रोड्यूस कराया गया, बंगाल में। तो क्या हुआ कि इसकी टेंडेंसी होती है कि इसमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, जिसकी वजह से जो ये न्यूट्रिएंट्स होते थे सॉइल में, लाइक ऑक्सीजन और भी जितने भी मिनरल्स थे, उनको ये क्या करता था, बहुत तेज़ी से लेता था। जिसकी वजह से जो और प्लांट्स थे, जो और वाटर बॉडीज़ थी, जो उस इन्वायरमेंट में क्या करते थे, ग्रो कर रहे होते थे, उनकी जो ग्रोथ थी वो क्या हो जाती थी, सप्रेस हो जाती थी। और उनको क्या नहीं मिलती थी बच्चों, ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। इसी तरीके से जो पानी था
उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती थी? फिशेस। उन फिशेस को भी क्या था? ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया था, जिसकी वजह से जो आपकी फिशेस थी उनकी क्या होने लगी? डेड होने लगी। और इन्होंने क्या किया? सबकी ग्रोथ को क्या कर दिया? रोक दिया। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? टेरर ऑफ बंगाल। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको समझ आया होगा। So our last mode of asexual reproduction is spore formation. Spore formation basically किसमें होता है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाता है। मीन्स वो प्लांट जिनमें क्या है? फ्लावरिंग नहीं होती है, जिनमें जो फ्लावर है वो नहीं फॉर्म होता है। जैसा आप एग्जाम्पल के तौर पे फंगी ले सकते हैं या फिर आप बैक्टीरिया ले सकते हैं। तो इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट है उस पर बहुत सारे क्या फॉर्म हो जाते हैं? स्पोर फॉर्म हो जाते हैं। और ये जो स्पोर हैं, यही स्पोर जब किसी भी जगह पर फॉर्म होकर ग्रो करते हैं तो इनसे ही न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर हम अपने घर पर ब्रेड को काफ़ी दिन तक रख देते हैं तो उस पर क्या छोटी छोटी सी फंगस आ जाती है। वो बेसिकली हम उसको क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड कहते हैं। या फिर अगर हम साइंटिफिकली देखें तो वो क्या होता है? आपका राइजोपस, जिसकी वजह से ही आपको क्या है? उस पर स्पोर दिखेंगे। और जब ये स्पोर क्या होंगे? डेवलप होंगे, ग्रो करेंगे, तो पूरा का पूरा जो फंगी है वो वहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा स्पोर फॉर्मेशन? बेसिकली राइजोपस में मिलेगा। और इसके जो स्पोर्स हो सकते हैं उनमें मोटिलिटी के बेसिस पर वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो वो जो मूव कर सकते हैं और एक वो जो मूव नहीं कर सकते हैं। The last topic of today's lecture is features of asexual reproduction। कि अगर कहीं पर भी asexual reproduction पाया जा रहा है तो वहाँ पर वो क्या फीचर्स होंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सेक्सुअल है कि असेक्सुअल है। तो फर्स्ट वन इज यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल मीन्स यूनि मीन्स वन, पेरेंटल मीन्स पेरेंट। मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इट मे बी मेल और इट मे बी फीमेल। ठीक है, तो जहाँ पर भी केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिपेरेंटल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। सेकेंड फीचर क्या है इसमें? कि इसमें किसी भी तरीके की गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है। मतलब क्या है? नो गैमेट फॉर्मेशन। ना तो आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ना इसमें क्या होगा? आपका oogenesis होगा। बिना किसी गैमेट फॉर्मेशन के ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑपरेट हो सकता है। ठीक। द थर्ड वन इज जो डिवीज़न है वो किस में होगा? सोमैटिक सेल्स में होगा। क्यों? और जब सोमैटिक सेल्स में डिवीज़न हो रहा है तो हम उस डिवीज़न को क्या कहते हैं? माइटोटिक डिवीज़न कहते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा? जो आपका मियोसिस है वो भी नहीं होगा। तो डिवीज़न कैसा होगा? केवल यहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न होगा। ठीक है गाइज। नेक्स्ट वन इज जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा? बहुत रैपिड होगा, बहुत तेज़ी से होगा। और यहाँ पर क्या है? जो इंडिविजुअल्स बनेंगे वो नंबर में भी एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़े से क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो इसका जो फोर्थ फीचर्स है वो क्या है? कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? रैपिड होगी, बहुत तेज़ी से होगी। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा वो कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा। किसके? अपनी पेरेंट बॉडी के। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो क्लोन बनेगा वो क्या होगा? किसी एक पेरेंट से बन रहा है, इसीलिए वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स ही क्या होगी? कार्बन कॉपी होगी गाइस। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थे। इसीलिए हम ज़्यादातर देखते हैं जो आपके लोअर प्लांट्स हैं या लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्रोटोजोन्स हैं और कुछ प्लांट्स जैसे फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, तो उनमें क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो आपके प्रोटोजोन्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी समवॉट पाया जाता है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके अलग अलग मोड्स को, उसमें होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। आई होप गाइज आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं लेक्चर तो प्लीज़ हमारे लेक्चर्स को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।